Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new vlog. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था अपने इस वाले चैनल पर, जो मेरा शायद लास्ट टू लास्ट व्लॉग था। उसमें मैंने बताया था कि मैं यहाँ अमेरिका में क्या जॉब करती हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि मैंने अपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था और अब फाइनली एक लंबे टाइम के बाद मेरा लाइसेंस आ गया है और अब मैं एक लाइसेंस्ड फार्मेसी टेक हूँ। तो उस वाले ब्लॉग पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे कि एग्जैक्टली क्या काम करना होता है फार्मेसी टेक्नीशियन को, किस तरह का जॉब होता है, क्या किसी चीज़ को रिपेयर करना होता है फार्मेसी में, और क्या मेडिकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, कौन सा कोर्स करना होता है, और लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है क्या, क्यों ज़रूरी होता है, और क्या ये जॉब इजी है, किसको रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो इसीलिए आज वाला जो ये ब्लॉग है मेरा, इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी ताकि आप लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल सके, आप ठीक से समझ पाएँ। और सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को सॉरी बोलना है कि ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है यूट्यूब के लिए। फुल टाइम जॉब है मेरा, 2 छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग, और घर के सारे काम भी यहाँ पर खुद से मैनेज करने होते हैं, तो इसीलिए मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है यूट्यूब के लिए। और जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तब मैं शूट करती हूँ। तो जैसे हमारा इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम होता है ना, वैसे अमेरिका में भी हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम से टोटली डिफरेंट है। तो जैसे हमें कभी डॉक्टर की ज़रूरत होती है ना यहाँ पर, तो हम किसी रैंडम डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले से एक जनरल फिजिशियन के पास रजिस्टर करवा के रखना होता है। और जब हम रजिस्टर करवाते हैं डॉक्टर के पास, तो हम अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मेडिकल कवर्ड होता है, मेडिकल इंश्योरेंस से कवर्ड होता है। तो जो भी डिफरेंट इंश्योरेंसेस होते हैं और डिफरेंट तरह के मेडिकल बेनिफिट प्लान्स होते हैं जो लोग लेकर रखते हैं, तो वो सारी जो भी डिटेल्स होती है ना आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की, वो भी आप डॉक्टर के पास रजिस्टर करवाते हो। और इसके अलावा जो भी आपकी जहाँ पर भी आप रहते हो और नियर बाई फार्मेसी होती है जहाँ पर आप कन्वीनियंटली जा सकते हो जब भी आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होती है, तो वो भी आप उसका एड्रेस और नाम भी आप रजिस्टर करवाते हो डॉक्टर के पास। बहुत सारी फार्मेसीज़ होती हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे राइट एड होती है, सेफ वे होती है, CVS होती है और सेफ वे होती है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फार्मेसीज़ होती हैं छोटी मोटी, वो भी आप पिक कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप रजिस्टर करवा सकते हो डॉक्टर के पास, जहाँ पर आप इजीली जा सकते हो। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हो, और जैसे जब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कोई आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको पेपर पर लिख कर नहीं देते हैं। जो आपने फार्मेसी रजिस्टर करवाई है ना, वहाँ पर आपका प्रेस्क्रिप्शन जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो अब डॉक्टर के थ्रू आपका पूरी सारी डिटेल्स चली जाती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स और कौन सा मेडिसिन आपको चाहिए। तो फिर फार्मेसी से आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन इस वाली लोकेशन पर इस वाली फार्मेसी में रेडी है और आप आके कलेक्ट कर सकते हो। तो अब फार्मेसी के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिटेल वाला, जहाँ पर ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, छोटी मोटी जो इश्यूज़ होते हैं हमारे, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो वो वहाँ पर सारी मेडिसिन्स शेल्फ पर होती हैं और आप वहाँ से मेडिसिन्स लेके, और जो अलग रिटेल वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर आप पे करके आ सकते हो। एक होता है हेल्थ केयर वाला पार्ट, जहाँ पर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन्स आती हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं हेल्थ केयर वाले पार्ट में। तो वहाँ पे जैसे फार्मेसी मैनेजर होता है, फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मेसी असिस्टेंट्स होते हैं, और इन्वेंट्री स्पेशलिस्ट होते हैं जो फार्मेसी की इन्वेंट्री होती है, जैसे दवाइयाँ एंड ऑल, उन सबको देखने के लिए। तो और दवाइयाँ भी यहाँ पर 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं ओवर द काउंटर, जो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो और उसके लिए पे करके जा सकते हो। एक होती हैं बिहाइंड द काउंटर, जो कंट्रोल्ड मेडिसिन होती हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उन पर लिमिट होती है कि आप मंथ में इतने ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो वो भी आपको फार्मेसी में मिलती हैं। बिहाइंड द काउंटर होती हैं जो कंट्रोल्ड होती हैं, उसके लिए आपको ID दिखानी होती है अपनी। और
एक होती हैं जो प्रेस्क्रिप्शन से आती हैं, प्रॉपर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से, तो वो भी फार्मेसी में मिलती हैं। तो जब आप अपना मेडिसिन लेने जाते हो ना फार्मेसी में, तो आप अपना नाम, अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताते हो, और आपका एक प्रॉपर प्रोफाइल होता है जो वहाँ पे खुल के आ जाता है कि आपका ये वाला प्रिस्क्रिप्शन है। और अगर सब कुछ ठीक है आपके प्रिस्क्रिप्शन में, तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके पिकअप विंडो से ही आ जाते हो। डिफरेंट विंडोज़ होती हैं वहाँ पे फार्मेसी में, जैसे पिकअप विंडो होती है, ड्रॉप ऑफ विंडो होती है, कंसल्टेशन विंडो होती है, और एक कुछ लोग जैसे घर पर अपनी दवाइयाँ डिलीवर करवाते हैं तो उसके लिए अलग से विंडो होती है। तो अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में सब कुछ ठीक है तो आप पिकअप विंडो से आ जाते हो। लेकिन अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी तरह का कोई इशू होता है, जैसे इंश्योरेंस का कोई इशू है, आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने इंश्योरेंस से, जितना भी कवरेज आपको दिखा रहा है, और क्योंकि कोपे होता है ना इंश्योरेंस के बाद भी, क्योंकि डिडक्टिबल होता है, एनुअली डिडक्टिबल होता है, उसके बाद ही इंश्योरेंस कवर करता है। तो आपको लग रहा है कि कोपे ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में पिकअप विंडो से ड्रॉप ऑफ विंडो पे आपको भेजा जाता है, जहाँ पर फार्मेसी टेक्नीशियंस काम करते हैं। प्लस इसके अलावा, इंश्योरेंस के अलावा कई बार और किसी और तरह का इशू होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑल ओवर द कंट्री ब्रांचेस होती हैं फार्मेसीज की। तो जैसे कोई रीलोकेट करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, दूसरे स्टेट में, तो उस सिचुएशन में लोग अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन को। तो वो ट्रांसफ़र वाला काम भी फार्मेसी टेक्नीशियन करते हैं ड्रॉप ऑफ विंडो पे। और जैसे कई बार होता है कि कोई पेशेंट्स रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, कोई डिजीज़ होती हैं या फिर कोई मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, तो डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, और कई बार डॉक्टर चेंज करते हैं उनकी डोज, मेडिसिन की डोज। जैसे पहले हायर डोज आप ले रहे थे, तो अभी लोअर डोज सपोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो कई बार क्या होता है ना, पहले वाला जो हायर डोज है उसको इनएक्टिव होने में टाइम लग जाता है। तो वो उस सिचुएशन में जो फार्मेसी में आपका प्रोफाइल होता है ना, क्योंकि आपका प्रिस्क्रिप्शन आया है डॉक्टर से फार्मेसी में, तो उसको अपडेट होने में टाइम लग जाता है, पहले वाले डोज को इनएक्टिव होने में टाइम लग जाता है। तो वो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में हम प्रिस्क्रिप्शन रेडी नहीं करते हैं, और जब आप जाते हो फार्मेसी में अपना प्रिस्क्रिप्शन लेने, तो जैसे रेडी नहीं है तो फिर पूछते हैं पेशेंट से पहले कि दोनों डोज दिखा रहा है तो आपको दोनों चाहिए क्या, और दोनों क्यों चाहिए, मतलब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस तरह से। तो फिर जब पेशेंट क्लैरिफाई करते हैं कि पहले हायर डोज पर थे और अभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है लोअर डोज, तो उस सिचुएशन में पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस, और जब पहले वाला डोज इनएक्टिव हो जाता है तो फिर जो लोअर डोज है उसका प्रेस्क्रिप्शन रेडी करना होता है। तो ये सारा काम प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, चाहे वो इंश्योरेंस का इशू हो, चाहे वो कोई ट्रांसफ़र करना हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विद इन फार्मेसी, या फिर कुछ फिक्स करना है, नया प्रिस्क्रिप्शन रेडी करना है। और कई बार होता है कि डॉक्टर ने 1 मंथ का प्रिस्क्रिप्शन रेफ़र किया है, लेकिन कई बार लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको 1 मंथ का नहीं, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन चाहिए। तो उस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कितना कवर करेगा, इंश्योरेंस 1 मंथ से ज़्यादा का कवर करेगा कि नहीं करेगा, और डॉक्टर से भी कांटेक्ट करना होता है कि कई बार प्री अप्रूव्ड होता है कि आप ज़्यादा भी दे सकते हो, कई बार होता है कि आपको अप्रूवल लेना होता है डॉक्टर से भी और इंश्योरेंस से भी। तो ये सारा काम फार्मेसी टेक्नीशियन का होता है। तो जब डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन आता है, और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इंश्योरेंस के बाद भी बहुत ज़्यादा कोपे होता है उन पर, महंगी होती हैं वो। तो उस सिचुएशन में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं ना, वो कूपन्स प्रोवाइड कराती हैं जो डॉक्टर के ऑफिस से आपको मिलते हैं, या फिर कई बार पेशेंट के घर पर भी आते हैं कोरियर के थ्रू। तो वो जो कूपन अप्लाई करने वाला काम होता है ना, वो जब पेशेंट कूपन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी पिकअप विंडो पे आपका नहीं होता है, उसके लिए भी आपको ड्रॉप ऑफ विंडो पे भेजा जाता है, और वो फार्मेसी टेक्नीशियंस करते हैं उनको फिक्स करने का काम भी। और जब डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन आता है ना, तो वो डॉक्टर्स की एक कोड लैंग्वेज होती है, बहुत सारे कोड वर्ड्स होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने का, उनको पेशेंट के लिए एक्सप्लेन करने का प्रॉपर एक लेबल बनाना होता है कि कौन सी मेडिसिन है, किस टाइम पर लेनी है, किस तरह से लेनी है और कितनी बार लेनी है। ये सारा प्रॉपर एक लेबलिंग होती है, पेपर पर प्रिंट करना होता है, वो काम भी फार्मेसी टेक्नीशियन का होता है।
और उसके बाद आपका प्रेस्क्रिप्शन रेडी होता है। ऐसा नहीं होता कि फार्मेसी में कोई मेडिसिन है और बस उठाकर आपको दे देते हैं कि ये वाली डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब दी है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर मेडिसिन आपकी एक पेपर बैग होते हैं, उसमें फिल होती हैं। कई बार बड़ी बड़ी वॉयल्स होती हैं, जैसे 1000 टैबलेट हैं सपोज, और डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है 100 ही देनी है पेशेंट को, तो जो बड़े बड़े वॉयल्स होते हैं ना, उसमें से एक छोटी वॉयल में 100 टैबलेट्स देनी है सपोज़, तो वो, या कई बार मल्टीपल मेडिसिन होती हैं एक ही पेशेंट की, तो वो एक प्रॉपर बैग में, पेपर बैग होता है, उसमें रख कर देनी होती हैं। और वो जो लेबल आपने प्रिंट किया है फार्मेसी टेक्नीशियन ने, वो अटैच करके देना होता है उसमें। और जो दवाइयाँ फिलिंग होती हैं ना, वो हाथ से नहीं होती, उसके लिए एक तो रोबोट से फिलिंग होती हैं, रोबोट मशीन्स होती हैं फार्मेसी में, उससे होती हैं, और एक होती हैं जो फार्मेसी टेक्नीशियंस करते हैं। जो रोबोट होते हैं ना, उनको ऑपरेट करने का काम भी फार्मेसी टेक्नीशियंस का होता है। प्लस जो मैनुअल फिलिंग होती है, वो भी छोटी छोटी मशीन्स होती हैं, बस जो अपने आप कैलकुलेट करती हैं, लेकिन उनको जो ऑपरेट करने का काम है ना, उनको वो कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं, और उसको ऑपरेट करने का काम भी फार्मेसी टेक्नीशियंस का होता है। तो 2 तरह की फिलिंग होती है, एक प्रोडक्शन विंडो पर होती है और एक रोबोट से होती है, और दोनों को ही फार्मेसी टेक्नीशियंस ऑपरेट करते हैं। और प्रॉपर लेबलिंग होती है, जो प्रेस्क्रिप्शन बैग होते हैं ना, उन पर प्रॉपर लेबल लगा कर देना होता है और एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को। तो कुछ इस तरह का काम होता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या फिर प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड और कोई भी इशू होता है, उनको फिक्स करने का काम फार्मेसी टेक्नीशियन का होता है। आपने बिल्कुल सही समझा है, रिपेयर करना होता है। जो भी प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनको फिक्स करने का काम, रिपेयर करने का काम होता है फार्मेसी टेक्नीशियन का। और कोर्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल के जो लॉज हैं ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कोर्स किए बिना आप फार्मेसी में एंटर नहीं कर सकते हो। और 1 ईयर का कोर्स होता है, जो 9 मंथ्स में भी पूरा हो जाता है, और 2 इयर्स का भी कोर्स होता है, जो या तो आप किसी फार्मेसी स्कूल से कर सकते हो। स्कूल मतलब यहाँ कॉलेज को भी स्कूल ही बोलते हैं, तो या तो आप फार्मेसी स्कूल से कर सकते हो, या फिर जो फार्मेसी होती हैं, फार्मेसीज़ के भी अपने प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो 1 ईयर या 2 ईयर का कोई भी कोर्स आप ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और कोर्स करने के बाद लाइसेंस लेना भी ज़रूरी होता है, और क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग लॉज हो सकते हैं, मेडिकल लॉज होते हैं जो। तो कोर्स करने के बाद भी आपको एक और एग्ज़ाम देना होता है लाइसेंस लेने के लिए, जो स्टेट का होता है, जो स्टेट बोर्ड ऑफ फार्मेसी का होता है। जैसे मैं कैलिफोर्निया स्टेट में हूँ, तो मैंने कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ फार्मेसी का लाइसेंस का एग्ज़ाम दिया है, और तब मेरा लाइसेंस आया है। अब अगर मैं किसी और स्टेट में रिलोकेट करना चाहती हूँ, तो मुझे वहाँ का, मैंने कोर्स तो किया हुआ है, मुझे कोर्स नहीं करना होगा, लेकिन मुझे उस स्टेट का लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जब आपका लाइसेंस आता है, तो वो एक सर्टेन पीरियड के लिए आता है। जैसे मेरा लाइसेंस आई थिंक 2 से 3 साल के लिए आता है लाइसेंस, तो मेरा जैसे 2 साल के लिए आया है, तो मुझे 2 साल के बाद फिर से रिन्यू करवाना होगा उसको। एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन मुझे उसकी फ़ीस होती है और उसको रिन्यू करवाना होता है। तो कुछ इस तरह से होता है। और कोर्स करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद भी टाइम टू टाइम आपको मॉड्यूल्स करने होते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कुछ टाइम के बाद आपको करनी होती है। हर मंथ भी कई बार होती है, या फिर कई बार 2-3 महीने में आपको मॉड्यूल्स करने होते हैं। जैसे चेंज होती रहती हैं ना, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, लॉज चेंज होते रहते हैं, तो वो अपडेट होके आते हैं, तो वो आपको फिर से करने होते हैं। वो छोटे छोटे ऑन जॉब ट्रेनिंग काइंड ऑफ होती है, तो वो भी आपको करनी होती है। तो ये पढ़ाई तो चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। कोर्स होने के बाद भी, लाइसेंस होने के बाद भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ट्रेनिंग टाइप का आपका सेशंस टाइप के होते हैं, तो वो होता है। और हम जो रिपोर्ट करते हैं ना, वो फार्मासिस्ट को और फार्मेसी मैनेजर्स को करते हैं। तो फार्मासिस्ट के अंडर में हम लोग काम करते हैं, और फार्मेसी टेक्नीशियंस को इंश्योरेंस से डील करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी से, पेशेंट से डील करना होता है, डॉक्टर से डील करना होता है, और फार्मासिस्ट से डील करना होता है। तो ये 4 लोगों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस। और देखिए, जहाँ तक इजी वाली बात है, इजी वाला क्वेश्चन है कि क्या इजी है, देखिए इजी तो नहीं है,
क्योंकि आप सोचिए जो लोग दवाइयाँ लेने आते हैं वो ऑब्वियसली बीमार होते हैं। अब आप सोच कर देखिए, कई बार आपके घर में छोटे बच्चे बीमार होते हैं या सीनियर सिटीजन्स बीमार होते हैं या कई बार आप भी बीमार होते हो, तो कितना इरिटेटिंग लगता है जब बीमार लोगों को हैंडल करने में। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर आप खुद में बीमार होते हैं तो उस टाइम पे आपको अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, लोग सिविलाइज्ड होते हैं, लेकिन हैं तो बीमार ही बीमार लोग दवाइयाँ लेने आते हैं, तो उनको हैंडल करना इतना ईजी नहीं होता है। प्लस जो फार्मेसी टेक्नीशियन का जॉब है यहाँ पर, हेल्थ केयर में फार्मेसी टेक्नीशियंस ही नहीं, हेल्थ केयर में सारे जॉब्स ऑन फुट होते हैं। और एक स्टेशन से, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पर जाना होता है चीज़ों को फिक्स करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो खड़े होकर ही काम करना होता है, आपको 80-90% खड़े होकर ही काम करना होता है। तो इजी नहीं है, पर मेडिकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है कि मेडिकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोर्स करना ज़रूरी है। लेकिन जब आप मेडिकल बैकग्राउंड से होते हो तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती है, क्योंकि आपको आइडिया होता है पहले से। लेकिन जैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं थी, तो मुझे चीज़ों को समझने में, चीज़ों को कोर्स करने में और ये सारे लाइसेंस के लिए भी जो एग्ज़ाम दिया, उन चीज़ों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ठीक है यार, जब आप डिटरमाइंड होते हो किसी चीज़ को करने के लिए और मेहनत करने के लिए रेडी होते हो, तो चीज़ें हो जाती हैं। पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मेडिकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है फार्मेसी टेक्नीशियन बनने के लिए। आप कर सकते हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड है तो भी आप कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत मैथ इन्वॉल्व होता है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कई बार इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी होती है, डॉक्टर से बात करनी होती है और डायरेक्ट पेशेंट से बात करनी होती है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस थोड़ा बहुत मैथ आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन विंडो पे काम करते हो तो वहाँ पर कैलकुलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इस तरह से प्रोफाइल होता है फार्मेसी टेक्नीशियन का और इस तरह से रिक्वायरमेंट है। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले होंगे मेरे आज के व्लॉग से। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करती रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।